सोना भाभी वैसे तो कविता की भाभी थी। कविता जो स्कूल में मेरी सहपाठिनी थी और हमारे घर भी एक ही गली में थे। कविता के साथ मेरा दिन रात का उठना बैठना ही नहीं, उस घर से मेरा पारिवारिक संबंध भी रहा था। शिवेन भैया दोनों परिवारों में हम सब भाई बहनों में बड़े थे। जब सोना भाभी ब्याह कर आई तो मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरी अपनी सगी भाभी नहीं है। सोना भाभी का नाम उषा था। उनका पुकारने का नाम भी सोना नहीं था। ना हमारे घर बहू का नाम बदलने की कोई प्रथा थी, पर चूंकि भाभी का रंग सोने जैसा था, अतः हम सभी भाई बहन यूं ही उन्हें सोना भाभी बुलाने लगे थे। बस वह हमारे लिए उषा नहीं, सोना भाभी ही बन गई थी। सुंदर नक्श था उसका, बड़ी बड़ी भावपूर्ण आंखें, मधुर गायन और सबसे बढ़ चढ़कर उनका अपनात्व से भरा हुआ व्यवहार था। उनके हाथ का बना भोजन स्वाद से भरा होता था और उसे खिलाने की जो चिंता उसके चेहरे पर झलकती थी, उसे देखकर हम उनकी ओर बेहद आकृष्टित हो जाते थे। शिवेन भैया अभी इंजीनियरिंग पढ़ ही रहे थे कि उन्हें माता पिता ही नहीं, दादा दादी के अनुरोध से विवाह बंधन में बांधना पड़ा। पढ़ाई पूरी करके वह दिल्ली चले गए, फिर वहीं रहने लगे। हम लोग भी अपने अपने विवाह के बाद अलग अलग शहरों में रहने लगे। कभी किसी खास आयोजन पर मिलते तो सोना भाभी का प्यार हमें स्नेह से सरोबार कर देता। उनका स्नेहिक आदित्य हमें भाव विभोर कर देता था। आखिर बार हम सोना भाभी से मिलना हुआ तो उस समय उन्होंने सलवार सूट पहना हुआ था। वह मेरे सामने आने में झिझक रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठने वाली तो थी ही नहीं, भाग कर दूसरे कमरे में पहुंच गई तो साड़ी पहनने जा रही थी। मैंने छूते ही कहा, यह क्या भाभी, आज तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, खास कर इस सलवार सूट में। नहीं, उन्होंने जोर देते हुए कहा। मैंने उन्हें सह दी। भाभी, आपकी कसमसिस शहरी काया पर यह सलवार सूट तो खूब जच रही है आप पर। नहीं माया, मुझे संकोच लग रहा है, बस 2 मिनट में। पर क्यों भाभी, आजकल तो हर किसी ने सलवार सूट पहनने और पहनावे में शामिल कर लिया है। यहाँ तक कि उन बूढ़ी औरतों ने भी जिन्होंने पहले कभी सलवार सूट पहनने के बारे में सोचा तक नहीं था। सुविधाजनक होता है ना भाभी, फिर रख रखाव में भी तो साड़ी से आसान है। यह बात नहीं है माया, मुझे कमर में दर्द रहता है तो बस कहा कि सलवार सूट पहना करूं ताकि उससे कमर अच्छी तरह से ढकी रहेगी तो वह हिस्सा गर्म रहेगा। हाँ भाभी, सो तो है। मैंने हामी भर दी, मन में सोचा कि सब की देखा देखी उन्हें भी शौक हुआ होगा तो कमर दर्द का एक बहाना गढ़ लिया है उसने। सोना भाभी ने इस हंसी मजाक के बीच अपनी तो जादुई उंगलियों से खूब स्वादिष्ट भोजन बनाया। इसी बीच कई बार मोबाइल फोन की घंटी बजी और भाभी मोबाइल से बात करती रही। कोई खास बात ना थी। हाँ, शिवेन भैया आ गए थे। उन्होंने हंसी हंसी में कहा कि तुम्हारी भाभी को उठने में देर लगती है, फोन बजता रहता है और कई बार तो बजते बजते ही कट जाता है। इसी से इनके लिए मोबाइल लेना पड़ा। साल भर बाद ही सुना कि सोना भाभी नहीं रही, उन्हें कैंसर हो गया था। सोना भाभी के साथ जीवन की कई मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई थी, इसलिए दुख भी बहुत हुआ। लगभग 5 सालों के बाद कविता से मिली, तब भी हम दोनों की बातों में सोना भाभी ही केंद्रित थी। बातों ही बातों में अचानक मुझे लगा कि कविता कुछ कहते कहते चुप सी हो गई थी। मैंने कविता से पूछ ही लिया, कविता, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ कहते कहते चुप हो जाती हो। बताओ न कविता, क्या बात है। हाँ माया, मैं अपने मन की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ, पर कुछ सोचकर झिझकती हूँ कि यह बात है। एक दिन सोना भाभी से बातों बातों में पता लगा कि उन्हें प्रायः रक्तस्राव होता रहता है। भाभी बताने लगी कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। 50 से 5 साल ऊपर की हो गई हूँ। भाभी पहले से भी सुंदर कोमल लग रही थी। बालों में एक ही रजत तार नहीं था, वह भी बिना किसी डाई के। वह इतनी अच्छी लगती थी कि मेरे मुंह से निकल गया, भाभी आप तो चिरंजीवन है ना, इसलिए देखिए आपका रंग पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा निखरा रहा है। आप और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं और चेहरा पहले से भी कोमल सुंदर। और आप बेकार में चिंता क्यों कर रहे हैं। यह कथन यही सोचकर मेरे मन में आज भी कांटा सा चुभता है दोस्त।
क्यों नहीं उस समय उन पर जोर दिया था कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है, रक्तस्राव नहीं होना चाहिए 55 साल में। आप डॉक्टर से परामर्श ले लीजिए। क्योंकि झूठा परिहास कर बैठी थी मैं। मुझे तो भाभी और भैया दोनों ही अस्पताल जाने से बहुत डरते थे। यूं ही कहें तो बहुत कतराते थे। शायद कुछ कटु अनुभव हो, वह बातचीत में, लाइन लगाकर खड़े रहने में, नर्सों की डांट फटक में, या फिर बेरहमी से सुई घुसेड़ने में, और खासकर डॉक्टरों का शुष्क व्यवहार आदि से भी वो लोग बचना चाहते थे। भाभी को सबसे बढ़कर डर था कि कैंसर बता दिया तो उसका कष्टदायक उपचार की पीड़ा जो झेलना पड़ेगा। उसी मीठी गोली में बहुत विश्वास था। वह होम्योपैथिक दवा ले रही थी। माया, बहुत सी महिलाएं अपने दर्द का बयान नहीं करती है, वह उन बातों को लड़ी जुटने में ही नहीं आती है। कविता बोली, उनके बयान के आगे तो अपने को रहाना भीषण दर्द भी बोना लगने लगता है। सोना भाभी को भी मैंने ऐसा ही समझ लिया था। उनसे हंसी में कही बात आज भी मेरे मन को सालती है कि कहीं उन्होंने मेरे मुंह से अपना काया को स्वस्थ तो नहीं समझ लिया और गर्भाशय के अपने कैंसर के निदान में देर कर दी हो उन्होंने। माया, लगता तो यही है कि उन्होंने इसलिए अपने पर ध्यान नहीं दिया और इसी से सच मान लिया कि रक्तस्राव होते रहना कोई अनहोनी की बात नहीं है। सुनते हैं कि हार्मोन वगैरह के इंजेक्शन से ओवन लौटाना जा सकता है, पर भाभी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं यही पर अपने को अपराध मानती हूँ कि यह मैं किससे बात ना कर सकी, पर तुमसे बात कर रही हूँ। भाभी मेरी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। 3 से 4 महीने भी नहीं बीते थे कि जब रोग पूरे शरीर में फैल गया। सोने सी काया और नष्ट होने लगी। अस्पताल से चक्कर लगने लगे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे भी याद आने लगा कि जब मैं अंतिम बार उनसे मिली थी, मैंने भी उन्हें कहा था कि गंभीरता से लिया करो। माया, तुम कहानियाँ लिखती हो ना? कविता बोली। मैं चाहती हूँ कि सोना भाभी के कष्ट की, हमारे दुख की और अपने मन की पीड़ा तुम लिख दो, ताकि जो भी महिलाएं कहानी पढ़े वह अपने पर ध्यान दे और ऐसा कुछ भी हो तो शीघ्रता से निदान करे और डॉक्टर के पास दिखाए। कविता तो बिल्कुल तरह से बिलक उठी और मेरी आंखों में बरस गई थी। उसने सांत्वना देने वाले शब्द मेरे पास नहीं थे उसके लिए। वह मेरी भी तो बहुत अपनी थी। कविता का अनुरोध नहीं टाल सकी हूँ, सो उसकी अभी कथा व्यवस्था में लिखी हूँ। तो आपको कैसा लगा? जब भी आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा दोस्त, तो आप तुरंत ही डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, ताकि ऐसी कोई बड़ी बीमारियां आप चपेट में नहीं आए और आप हर एक समस्याओं से बचे रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कहानी से कुछ ज़रूर सीखे होंगे। तो प्लीज़ चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर किसी का स्वास्थ्य अच्छा रह सके।